हेलो स्टूडेंट, तो आज बात करेंगे ग्रेविटेशन के लास्ट चैप्टर की। इसमें क्या करेंगे, चैप्टर को बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है तो उसको खत्म करते हैं, फिर अगला कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो जैसे कि मैंने कंप्लीट किया है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी, जी कैसे कैसे वेरी कर रहा है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे वेरी करेगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल के बारे में बात किया था, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया था, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया था। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात किया था और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बात किया था। ये सारे सब कुछ हम एक प्रकार से टॉपिक को ओवर कर चुके हैं। बात अब आती है, एक इसमें और जुड़ता है टॉपिक केपलर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू केपलर्स, केपलर ने 3 लॉ दिए, तो आज उन्हीं की बात करेंगे, जिसको एक को कहते हैं ऑर्बिटल लॉ, एक को एरियल लॉ भी कह सकते हैं, ठीक है, और एक को टाइम पीरियड लॉ भी कहते हैं, पीरियड लॉ भी कहते हैं, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो वही केपलर्स लॉ के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने 3 लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ पीरियड। ये कह सकते हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे भी कहा जा सकता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में जो केपलर्स ने बताया कि जो भी प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो सारे के सारे एक एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। बस इतना सही बात किया है। तो वही लिखा हुआ है, ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स। एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं जहां पर कि सन उसका फोकस है, फोकी है, ये कह सकते हैं फोकी, ये बात होती है। ठीक है, तो इसका मतलब एलिप्स में आपने पढ़ा होगा 2 फोकस मिला करते थे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर वही कर रखा है। देखिए यहाँ पर जैसे ये प्लेनेट अर्थ को मान के रखा है, अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है। ठीक, तो यहाँ पर जब रिवॉल्व कर रही है तो यहाँ पास में भी एक समय आएगी, तो वो आगे की कहानी है, उसके बारे में हमें ज्यादा इन डिटेल बात नहीं करनी है। तो पहला लॉ हमें ऐसे क्लियर होता है कि सभी के सभी प्लेनेट सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, बस इतना सा है। अगर मैं सेकंड लॉ की बात करता हूँ, सेकंड लॉ में ये ऑर्बिटल में ही उसने कह दिया है। ऑर्बिटल में अगर बात करें तो लिखा हुआ है ऑल प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल पाथ, वही यहाँ से दे रखा है, ये हमारे मतलब का कोई चीज नहीं है। ठीक है, एरिया लॉ में अगर बात करते हैं, एरिया लॉ में कहता है द लाइन दैट ज्वाइन एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ये अगर आपको लैंग्वेज से नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि कैसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक, यहाँ पर ये सन है आपका, ये आपका सन है अगर बात करें। ठीक, यहां से मैंने क्या किया कि ये जैसे एक लाइन मान लिया एकदम से, ये अब यहां से चलना स्टार्ट किया अर्थ ने, और कुछ समय के बाद यहाँ पर पहुंच गई एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसने कितना ये स्वीप किया है, ये पोर्शन को इसने स्वीप किया है, यही तो है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू मैं कहता हूं A1 है। अब यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि डे के हिसाब से लेकर के चलता हूँ। मान लिया कि यहाँ पर 1 जैन से मैंने स्टार्ट किया था देखना, और 30th जैन को मैंने यहाँ पर देखा अर्थ को, समझिएगा, क्योंकि 365 डेज लगते हैं एक साइकिल कंप्लीट करने में। तो मैंने 30th डेज पे यहाँ पर देखा तो इसने इतना एरिया स्वीप करके रखा था एग्जाम्पल के तौर पर। अब मैं बाद में देख रहा हूँ यहाँ पर कि सितंबर मंथ में देखा तो हो सकता है कि यहाँ पर रहा हो, वो भी 1 सितंबर को। मैंने यहाँ को 1 सितंबर को देखा, और आगे मैंने देखा कि ये 30th या हाँ 30 सितंबर को यहाँ पर पहुंच गया एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसने कितना एरिया स्वीप किया है, इतना एरिया स्वीप किया है, यही तो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो सकता है A2 हो। तो जैसे डे यहाँ से 30 डे मिल रहे हैं, यहाँ से भी आपके 30 डे ही मिल रहे हैं। तो जैसे ही टाइम पीरियड इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल टाइम इंटरवल है तो जो एरिया A1 और A2 की वैल्यू होगी वो भी इक्वल होगी। तो यहां से कहना ये जा रहा था कि इफ इंटरवल ऑफ टाइम
इज इक्वल, अगर इक्वल है देन एरिया भी क्या होगा, A1 इक्वल टू A2 होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब यहां से अगर बात करें तो शॉर्टकट में इसको ये भी लिखा होता है dA ओवर dt इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी लिखा हुआ था कि जिस रेट से आपका एरिया बढ़ेगा, जितने टाइम इंटरवल, जैसे जैसे टाइम बढ़ाऊंगा वैसे वैसे एरिया बढ़ेगा, ये कह रहेगा। तो मतलब दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये बात हो गई। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लॉ बताता है, केपलर सेकंड लॉ में ये बात की जाती है। अब यहीं पर अगर बात करते हैं थर्ड लॉ में, यहाँ पर ये एक्सप्लेन भी किया है, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा इन डिटेल बात नहीं करनी है कि बहुत ज्यादा हमें जानकारी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। अब समझिएगा, जो भी प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, एक साइकिल कंप्लीट करने में उसे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, वही टाइम क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। एक साइकिल कंप्लीट करने में या वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है उसी को क्या कह देते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक साइकिल को कंप्लीट करने में, जैसे अर्थ यहाँ से चलना स्टार्ट की मान लेते हैं, अर्थ ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ठीक, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और धीरे 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 लौट करके यहीं पर आ गई, यही तो हुआ। ठीक है, तो जब यहां पर लौट करके आ गई तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई, और एक साइकिल कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगा है उसी को कह दे रहे हैं आपका टाइम पीरियड। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, जनरली आपका ये लिखा होता है। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं कि क्या लिखा है। लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट is proportional to the cube of the semi-major axis of the ellipse traced out by the planet। अब समझिएगा, अगर बात करें तो ये यहां पर इसका एलिप्स का ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, ये सेंटर पॉइंट है, ये आपने क्या किया, सेंटर पॉइंट यहां पर ड्रॉ कर दिया, ये आप सेंटर पॉइंट की बात कर रहे थे, ठीक, यहां पर कट कर रहा, तो ये मेजर एक्सिस है, तो ये जो ए लिखा हुआ है इसी को कह देते हैं सेमी मेजर एक्सिस। यहां से यहां तक मेजर एक्सिस है, आधी हो गई तो सेमी हो गई, और ये क्या हो गई, सेमी माइनर एक्सिस मान लेते हैं, बी मान लिया। ठीक है, तो यहां पर उसने कहा है जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट है, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीन लॉ थे केपलर्स के, उनको हमने एक प्रकार से समझा। अब बात करेंगे थोड़ा क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं, और भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इसमें। हाँ, यहाँ पर कुछ अगर मैं बात करूं तो जनरली एक चीज और बता देता हूं, ज्यादा इन डिटेल इसके बारे में नहीं समझना। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग अर्थ सैटेलाइट, जो सैटेलाइट के चारों तरफ मूव करती हैं अर्थ के चारों तरफ, उनकी बात कर रहा है। तो ये कुछ डायग्राम शो कर रखे हैं, जैसे ये अर्थ है, इसके चारों तरफ आपकी सैटेलाइट, जैसे एक सैटेलाइट ये रिवॉल्व कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है। नेचुरल सैटेलाइट की अगर मैं बात करूं तो हमारा मून हो गया अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है। ठीक, तो यहाँ पर वही बात कर रहा है कि ये जैसे चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इन्हीं की बात कर रहा है। तो यहाँ से जो एक प्रकार से ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने कल बताने की कोशिश किया था, वो यहाँ पर दे रखा है, वो आप समझ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है ये। तो यहाँ पर अगर बात करें अर्थ सैटेलाइट एंड वेटलेसनेस कंडीशन, अब जैसे अलग अलग पॉइंट पर मैंने कहा था कि जी की वैल्यू 0 होती है, जी की वैल्यू 0 जहां पर होती है वहां पर क्या होता है, आपका वेट 0 होता है, तो वही क्या कहलाएगा, वेटलेसनेस कंडीशन। तो जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन द इक्वेटोरियल प्लेन विद t इक्वल टू 24 आवर्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये कह सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं, appears to be
स्टेशनरी व्हेन व्यूड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अर्थ। तो ये कह रखा है कोई जो सैटेलाइट, समझिएगा, कोई भी सैटेलाइट जो 24 आवर में क्या करती है, एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है, तो उसी को क्या कह देते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन दे रखा है। तो उसका जो हाइट है अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर होगी, वो कह सकते हैं कि इतनी हाइट पर होगी। तो हमें उससे मतलब नहीं है, जहां आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लिखा हो तो टाइम पीरियड आपको कितना लेना होगा, 24 आवर लेना होगा, बस आपके काम का यही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यही इसी प्रकार बहुत सारी चीजें दे रखा है, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि आपके क्या यूजेज होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, मास कम्युनिकेशन में यूज होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑफ इंडिया जैसे कुछ नाम दे रखे हैं, तो इन पे हमें मतलब नहीं है कुछ, मैंने जैसे जनरली दे रखा है आपको कि आप एक बार ओरली अगर इसको देख लेंगे तो आपको कुछ चीजें यहाँ से हो सकता है कि समझ में आ जाए। तो एक बार मैं जनरली इनको क्लिक कर देता हूँ, आप लोग रोक करके देख लीजिएगा कि क्या है। ठीक है, ये आपका वेटलेसनेस कंडीशन दे रखी है। ठीक, ये अगर बात करें तो ये थोड़ा सा जो वेटलेसनेस, जैसे ये जो हमारे एस्ट्रॉयड मतलब आपके जाते हैं, मान लेते हैं आपके स्पेस में, उनको भी वेटलेसनेस कंडीशन फील करना पड़ता है। तो ये आपके एक प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा समरी टाइप का जो हमने पढ़ा था वो आपका समरी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, समराइज कर दिया, ये आपका एक प्रकार से चैप्टर हुआ। अब आई थिंक मैंने कल आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस करवाए थे। इसमें आंसर आया था 40 आई थिंक, मेरे हिसाब से जब मैंने कैलकुलेट किया था तो यहाँ पर 40 आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दे रखा है आपका द स्केल वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इतना। अर्थ के सरफेस पे स्केल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, इफ मास एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट इज 4 and 2 टाइम्स, मास को 4 टाइम कर दे रहा है और रेडियस को 2 टाइम कर दे रहा है, यही कह रखा है। तो कह रखा है रिस्पेक्टिवली देन दैट ऑफ अर्थ व्हाट इज द स्काई वेलोसिटी फ्रॉम द प्लेनेट। अब प्लेनेट से स्काई वेलोसिटी क्या होगी, ये कह रहा है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो यहां से जो लिखा हुआ है, प्लेनेट का मास कितने टाइम किया है, 4 टाइम्स किया है, 4 me, यही तो कर दिया। अगर मैं यहां से बात करता हूं आपका रेडियस, रेडियस कितनी किया है, अगर बात करें यहां से आपकी रेडियस आ जाएगी 2 टाइम्स, यही तो कहा है 2re, पहले मास लिखा है बाद में रेडियस लिखा है, तो यहां पर भी जो होगा वो पहले मास होगा बाद में रेडियस होगा, यही तो हुआ। तो अब यहां से ये दे रखा है, और अर्थ के लिए जो फॉर्मूला मैंने स्केल वेलोसिटी का लिखा था वो लिखा था 2gme डिवाइडेड बाई re। मैंने वहां पर भी आपसे बात किया था कि स्केल वेलोसिटी प्लेनेट के रेडियस और प्लेनेट के मास पे डिपेंड करती है, उसी के हिसाब से यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा। अब मैं v स्केल प्लेनेट के लिए लिख देता हूं, ये प्लेनेट के लिए अगर बात करें तो यहां से क्या हो जाएगा, 2g तो कांस्टेंट है, mp ओवर rp, यही तो आ जाएगा। वैल्यू पुटअप करते हैं यहां पर, तो v स्केल फॉर प्लेनेट, वैल्यू पुटअप करते हैं 2g और यहां से 4me डिवाइडेड बाई 2re, यही तो हुआ। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल किया, तो यहां से अगर बात करें √2 को मैं अगर अलग कर लूं और मल्टीप्लाई यहां से लिख देता हूं 2gme डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा re। भाई ये वाला 2 एक बाहर निकाल दिया, ये 2 ये g ये me ये re उसी प्रकार लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू मुझे कितनी पता है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो मैं यहां से बी स्केप की बात कर सकता हूं कि बी स्केप फॉर प्लेनेट वो कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स 11.2। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं 11.2 आ गया, आप यहां से डायरेक्टली जब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.414 और मल्टीप्लाई अगर मैं बात करूं 11.2, अगर ये बाई चांस कितना होता 1.5 होता। अब जैसे आपको तो कैलकुलेटर अलाउ है, मान लेते हैं जनरली अगर 2 टाइम्स होता तो ये 22 के आसपास जाता, ये तो हो नहीं सकता, बहुत कम वैल्यू हो गई क्योंकि 1.4 से मल्टीप्लाई करना है, ये वही वैल्यू है, तो आएगी कौन,
यही वैल्यू तो आएगी। अगर 1.4 से 11.2 को मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो एक यही वैल्यू बचती है, क्योंकि अगर 2 टाइम्स होता डायरेक्टली, √2 ना होकर के 2 टाइम्स होता तो 2 टाइम्स में 22.4 हो जाता। तो आपको चूंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर यही वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन आपको समझ में आई थिंक मेरे हिसाब से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपका, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन artificial satellite in a circular orbit just above the Earth's surface is v. For a satellite orbiting at an altitude of half of the Earth radius, then orbital velocity is. अब यहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी ये कहना चाह रहा है। तो देखिएगा, यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे v ऑर्बिट जब मैंने बात किया था तो यहां से आया था GME डिवाइडेड बाई RE, यही तो आया था। ठीक है, अब मैं यहां पर V0 डैश की अगर बात करूं तो वो क्या कहना चाह रहा है, GME डिवाइडेड बाई RE प्लस H, ये कहना चाह रहा है, यही तो हुआ। ठीक है, तो अब यहां से क्या करना है आपको कि ये वैल्यू H की कितनी दे रखा है, देखिएगा, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट एन एल्टीट्यूड हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस, मतलब H की वैल्यू कितनी दे रखा है, RE/2 दे रखा है। अगर यहां से सही से समझ पाए आप, तो यहां से मैंने वैल्यू पुटअप किया, तो जब वैल्यू पुटअप किया है तो यहां से GME अपनी जगह पर रहेगा, RE अपनी जगह पे रहेगा, H की जगह क्या आ जाएगा, RE/2 हो जाएगा। तो यहां से अगर बात करें तो आपका जो निकल करके आएगा 2, एलसीएम लिया तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 GME डिवाइडेड बाई यहां से 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 RE। तो इसकी वैल्यू अगर मैं बात करता हूं तो √2/3 को तो मैंने बाहर कर लिया और √GME डिवाइडेड बाई RE को मैंने एक साथ रखा, और यही तो B0 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, √2/3 और B0। तो अब देखिएगा आपका एक 3/2 इंटू बी, एक दे रखा है 3/2 रूट के अंदर, बाहर बी, ये नहीं हो सकता। एक दे रखा है 2/3 और बी आपको बाहर दे रखा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यही वाला आंसर आपका हो जाएगा। तो मेरा आंसर आपका ये निकल आया। ठीक है, तो ये यहां से क्वेश्चन की अप्रोच आपको ऐसी रखनी पड़ेगी। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, अगर आपने फॉर्मूले याद रखे हैं तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप फॉर्मूले नहीं याद रखेंगे तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको साथ ही साथ एक फॉर्मूला शीट बनानी पड़ेगी। फॉर्मूला शीट जब भी आप क्वेश्चन करने बैठिए एक बार देख लीजिए, जल्दी जल्दी उसको एक बार पलटा लीजिए, या कह सकते हैं पर डे एक बार आप देख सकते हैं, 15 से 20 मिनट का, ज्यादा नहीं। आज आपने 4 चैप्टर देखे तो अगले दिन 4 चैप्टर देखिए, अगले दिन 4 चैप्टर, हर 5 दिन में उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक ही दिन में पूरे देख डालिए, आप 4-4, 5-5 चैप्टर के फार्मूले को नोट डाउन करिए। ज्यादा फार्मूले नहीं निकलते एक चैप्टर में। अगर को रिलेट करना आप लोगों को आ गया तो एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा आप 7 से 8 फार्मूला मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, को रिलेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि सर ये वाला फार्मूला बने, अरे को रिलेट करोगे तो वही फार्मूले जो है कम हो जाएंगे, ये करना पड़ता है। वरना तो हर लाइन को फार्मूला कह सकते हैं ना, जितने आप डेरिवेशन में जितनी लाइन आती हैं वो सारे के सारे फार्मूला हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो फाइनल रिजल्टेंट निकल के आता है उससे आपको को रिलेट करना आना चाहिए। इस कारण से आपके फार्मूले एक चैप्टर में 7 से 8 ही हो पाते हैं। अभी आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, मुश्किल से कितने फार्मूले पढ़े होंगे, 7-8 बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं पढ़े हैं। तो यहां पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, द पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r in t, what is the period of another satellite in a circular orbit of radius 4r। अब बताइए, अभी तो जस्ट अभी वो वाला पढ़ा था केपलर्स लॉ में, तो आपने ही तो कहा था t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का क्यूब। ठीक है, अब जब सर्कुलर ऑर्बिट दे रखा है तो आप r ही मान करके मानेंगे, वहां पर ये मत ढूंढने लगिएगा
कि सर आपने तो सेमी मेजर एक्सिस की बात किया था, अरे छोड़ दीजिए उसको थोड़ी देर के लिए, अब जो दे रखा है उसके हिसाब से डील करिए। तो यहां से अगर बात करें T1 का स्क्वायर इक्वल टू R का क्यूब और T2 का स्क्वायर इक्वल टू 4R का क्यूब, ये कह सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। T1 डिवाइडेड बाई T2 का होल स्क्वायर, R डिवाइडेड बाई 4R का होल क्यूब। तो यहां से R ने R को कैंसिल आउट कर दिया। अब ये वाला पहले कितना दे रखा है, T दे रखा है, T दे रखा है और आपको T2 निकालना है। तो इसका स्क्वायर, यहां से अगर बात करें तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 होता है। तो यहां से अगर बात करें 1/64 और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो T डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/64 का होल रूट। तो यहां से आ जाएगा आपका 1/8। तो T2 इक्वल टू क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो यहां से 8T आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर उसकी रेडियस को 4 टाइम्स किया है, रेडियस को 4 टाइम किया है तो टाइम पीरियड 8 टाइम्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, कह रखा है द escape velocity from the earth for a rocket is 11.2 kilometer per second. Neglecting the air resistance, the escape velocity of the 10 mg grain of sand from the earth surface. अब देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या करने की जरूरत है, पर हाँ बहुत लोग क्या करेंगे, तुरंत करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए थ्योरी का पोर्शन कभी कभी पढ़ लेना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपका स्केप वेलोसिटी का फार्मूला लिखवाया था, तो मैंने कहा था v स्केप इक्वल टू आपका GME 2v था डिवाइडेड बाई RE। मैंने यहां पर कहा था ये जो 10 mg दे रखा है, 10 मिलीग्राम, ये किसी सैंड के पार्टिकल का मास दे रखा है। सैटेलाइट, आप सोच रहे होंगे रॉकेट का मास ज्यादा होगा तो उसकी स्काई वेलोसिटी ये है, यही तो कह रहे होंगे। अब आप सोचेंगे कि अच्छा सैंड तो बहुत छोटा मास है, तो इसको कम से कम मैं वेलोसिटी दे दूं तो चला जाएगा, स्केप कर जाएगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो स्केप वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब अगर मैं यहां से बात करूं तो जितनी उस रॉकेट की स्केप वेलोसिटी नहीं होगी उतनी इसकी भी स्केप वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर ये कह सकते हैं कि स्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, इस कारण से स्केप वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दे रखा है टू प्लैनेट्स ऑफ रेडियस इन द रेशियो ऑफ 2:3 आर मेड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ डेंसिटी इन द रेशियो ये देन द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये। अब दो प्लैनेट दे रखा है जिनकी रेडियस का रेशियो वो दे रखा है और उनके डेंसिटी का रेशियो वो दे रखा है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, यहाँ पर G1 और G2 निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैं पहले क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर आपका उसका शॉर्टकट भी आप कोशिश करेंगे कि क्या करें, निकाल लें। हर जगह शॉर्टकट के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है, मैंने कई बार आप लोगों को कहा कि शॉर्टकट के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़िएगा वरना क्वेश्चंस गलत भी होते हैं। तो G1 दे रखा है तो उसी के हिसाब से कर देता हूं। पहले मैं डेटा लिख दूं यहाँ पर, R1 रेशियो R2 ये दे रखा है आपका 2:3 और यहां से दे रखा है ρ1 रेशियो ρ2 ये दे रखा है 3:1 ये दिया है। तो बहुत लोग क्या करेंगे, तुरंत 1 को टिक करके आगे बढ़ते हैं। आ जाएगा 1 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेट करना तो आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा जो भी आएगा। ठीक, तो यहां पर अगर जी की बात करता हूं तो पहली बात तो GME डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, मतलब R1 R2 लिखता हूं तो उसके हिसाब से लिखें। तो यहां पर चूंकि प्लेनेट है, मास अर्थ नहीं है, तो GM1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक, अब यहां से अगर बात करते हैं G2,
G2 इक्वल टू G M2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। अब यहां से R1 R2 तो दे रखा है बट M1 M2 नहीं दे रखा है, तो यहां से क्या करेंगे, ρ1 डिवाइडेड बाई ρ2, यहां से कर देंगे M1 B1 डिवाइडेड बाई M2 B2, तो यहां से क्या हो जाएगा M1 B2 और M2 V1। अब पहले यहां से निकाल लेते हैं, तो 2 बाई क्या दे रखा है, यहां से अगर बात करें 3:2 दे रखा था, 3:2 दे रखा था, तो 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। यहां से M1 M2 निकालना था, तो M1 M2 ऐसे ही रखा, तो इधर क्या आ जाएगा B1 और इधर क्या आ जाएगा B2, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, इसको इधर ले आया और इसको इधर ले गया, ये किया है सिर्फ। तो यहां से बस आपका इसका रेशियो निकाल करके आ गया, रख देते हैं वहीं पर। तो यहां से डायरेक्टली रेशियो निकालता हूं, जी से जी कट गया, M1 R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जो नीचे वाली वैल्यू है वो सबसे ऊपर चले जाएगी और ये आपका यहां पर आ जाएगा। तो देखिए M1 M2 की जगह मैं डायरेक्टली वैल्यू यहां पर पुटअप करूं तो क्या आ जाएगा भैया, 3/2 V1 डिवाइडेड बाई V2, और यहां से क्या हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 का होल स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं। ठीक, ये आपका एक सिंपल वे आया। अब यहां से अगर मैं आगे सिंपलीफाई करना है, क्योंकि मुझे तो फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है, तो इसको सिंपलीफाई कर देता हूं। अब मेरे मतलब में आ गया, क्योंकि रेडियस के बारे में ही बात किया था, तो इसका मतलब वॉल्यूम आया, तो उसकी भी रेडियस लिख सकूंगा। यहां से वैल्यू पुटअप करते हैं, तो आपका G1 डिवाइडेड बाई G2 3/2 ये आया। ठीक है, अब यहां से अगर बात करें तो आपका V का फार्मूला होता है R का क्यूब, क्योंकि स्फेयर मान करके करूंगा, ठीक है, स्फेयर मान करके किया तो यहां से आपका ये आया, तो 4/3 पाई कट जाएगा, तो यहां से कह सकते हैं B1 था तो R1 का क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा R2 का क्यूब, यही तो होगा, और यहां पर क्या हो गया R2 डिवाइड बाई R1 का, तो देखिए एक पावर कट रही है और एक ही पावर बच रही है 3/2, और यहां से क्या हो गया आपका R1 डिवाइडेड बाई R2, ये आ गया। अब यहां से जो वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है कितनी 2/3, तो वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए 3/2 और 2/3। आपने जैसे ही वैल्यू पुटअप किया तो आपका एक प्रकार से आंसर जो है वो आपका 1 आ गया। तो कई जगह आपका 1 स्क्वायर निकल तो आएगा, बट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, मेरा मकसद ये था कि आप कैलकुलेट करना सीखिए कि कैसे कैलकुलेट करना है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप वैल्यू पुटअप करिए। पहले भी मैंने कहा था कि ये आपका आंसर तो आ गया, ठीक है, तो आप ऐसे टिक करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, द स्क्वायर वेलोसिटी ऑन अ प्लैनेट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ एंड हैविंग 9 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। अब ये तो और आसान कर दिया उसने, बिल्कुल एकदम से, कैसे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बात किया है ना, तो कह रखा है किसी प्लेनेट की रेडियस बता दीजिए अर्थ के रिस्पेक्ट में। देखिएगा लिखा हुआ है द स्क्वायर वेलोसिटी ऑन अ प्लेनेट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ प्लेनेट, तो कह रखा है उस प्लेनेट की वो ये लगा हुआ है अपॉस्ट्रॉफी, तो इसके हिसाब से ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट एक साथ मत पढ़ दीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं स्टेटमेंट को साथ में पढ़ते चले जाते हैं, तो वो क्या कहेंगे यहां से सोचेंगे अच्छा सर स्क्वायर वेलोसिटी जो दे रखी है वो है 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे पढ़ेंगे यहाँ पर कैसे मिस कर जाएंगे 9 टाइम्स उसके साथ, अरे सब कंफ्यूज कर दिया। क्वेश्चन को पढ़ना तो सीख लीजिए, ऐसे नहीं कि आपने बस क्वेश्चन को पढ़ा लपेटते चले गए। तो यहाँ पर देखिए ये अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा हुआ है, फिर इसके बाद आपका 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, तो इसका मतलब उस प्लेनेट की रेडियस कितनी है 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, ये दे रखी है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो यहां से हो जाएगा जो मास दे रखा वो जी दे रखा है, जीपी प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो 9 टाइम्स ऑफ जी के बराबर दे रखा है, ये दिया है। तो अभी अगर मैं बात करूं स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट, तो एक फार्मूला हमने ये भी पढ़ा था कि जी
P और मल्टीप्लाई, यहां पर 2 भी था, RE, तो RP कर देंगे, वैल्यू पुटअप कर दिया, 2 अपनी जगह पर है, GP की वैल्यू कितनी है 9 G के बराबर है, ठीक है, और RP की वैल्यू कितनी है 4 RE के बराबर है। तो यहां से अगर बात करते हैं 9 4 जा 36, 36 का 6 बाहर निकल करके आ जाएगा 2 GRE, और इसकी वैल्यू कितनी होती थी 11.2, और 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 67.2 आपका आंसर हो गया। तो आपका 67.2 आंसर हो गया, ये आपका आंसर आया। तो 2 फॉर्मूले हैं, जहां पर जैसे दिए होगा वहां पर ये ध्यान रखिएगा कि आपको अगर मास दिए हैं तो आप शार्ट वाला फार्मूला मत अपनाइएगा, क्योंकि आप यहां से कहेंगे रेडियस बस वैल्यू पुटअप कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसको मैंने क्या किया था सिंप्लीफाई किया था। इसको मतलब जी को आप कांस्टेंट कैसे मान सकते हैं, अगर जी वेरी कर रहा है, अगर मास वेरी कर रहा है तो जी भी तो वेरी करेगा। तो अगर जी के बारे में कहा होगा तो फिर ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, वरना मैं सिंपल सा GME डिवाइड बाई RE वाला फॉर्मूले से ही करूंगा। ये नहीं कि आप वहां से अपने अकॉर्डिंग, अब आपको यही कंफ्यूजन में है कि कौन सा वाला फार्मूला लगा दूं। अरे मेरे पास तो स्केप वेलोसिटी के 2 फार्मूला, मैंने कहा जब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात नहीं कर, ग्रेविटी की बात ना करें तब तक आप इस फार्मूले को मत छुइएगा, इस फार्मूले से मत करिएगा, बेसिक वाले फार्मूले से ही क्वेश्चंस करिएगा। अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है तो फिर आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला अप्लाई करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट दे रखा है at what height from the earth's surface the acceleration due to gravity will be half the value of g at the surface। अब देखिएगा, अब यहां पर कह सकते हैं क्वेश्चन में, बहुत लोग क्वेश्चन के इसमें आंसर पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो टैलेंटेड लोग हैं, पढ़ चुके हैं, इस कारण से पढ़ चुके हैं तो टैलेंटेड है, ठीक है। अगर वो पढ़ते नहीं तो टैलेंटेड ना होते। ऐसा मैं क्यों बोला, वो कहेंगे कि सर जब अर्थ की रेडियस का हाफ डिस्टेंस ऊपर चले जाते थे तो ग्रेविटी 0 हो जाया करती थी, तो जब अभी आंसर आएगा तो कहेंगे सर अच्छा G/2 ही इतनी हाइट पे हुआ, क्योंकि ऑप्शन देख करके भी वो कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, नन ऑफ दीज, क्योंकि सब तो अप्रोक्सीमेट हाफ के बराबर में पहुंच रहे हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो जब भी मैंने कहा था कि जब अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर जाएंगे तो भैया जहां से G=0 निकाला था वो फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, बेसिक फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल के लिए मैंने कहा था वही वाला यूज करेंगे। अगर जब तक आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कौन सा फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए है और कौन सा कंपैरिजन के लिए है, मैं क्वेश्चंस भी करवा चुका हूँ कंपेयर करवा के, और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो इसका मतलब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग जो मेरा मन चलेगा तब वो वाला फार्मूला लगा, ऐसे में आंसर नहीं आते हैं। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या डेटा दे रखा है। तो सिर्फ क्वेश्चन करवाने का ये मकसद नहीं है कि मैं डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करता चलूं और आपको आंसर बताता चलूं। मेरा फोकस इसी पे रहता है, मैं बार बार आपको कोशिश करता हूं कि आप चीजों को लर्न करिए कि कहां से क्या मैं कौन सा फार्मूला लगा रहा हूं, वो वाला क्यों नहीं लगा रहा, इसीलिए मैं उसके बारे में आपको इन डिटेल बता भी देता हूं साथ ही साथ। तो यहां से अगर बात करते हैं, आपको जो दिया है, आप कह रखा है एट व्हाट हाइट, मैंने कहा एच हाइट पे, मैंने कह दिया फ्रॉम द अर्थ सरफेस से उसने कहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाफ द वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस, सरफेस पे जी हुआ करती थी उसकी हाफ हो जाए, तो मैंने कह दिया वो जी डैश का फार्मूला क्या आया, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यही तो आया है, ठीक है। अब यहां से अगर बात करें तो देखिएगा थोड़ा सा मैं यहां से सिंप्लीफाई कर लेता हूं, G इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई, अर्थ सरफेस पे हुआ करता था, यही तो होता था। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। मैं क्या करता हूं, फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करता होता हूं, या सेकंड को फर्स्ट में डिवाइड कर दूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करता हूं, G डिवाइडेड बाई जी डैश, यही तो है। यहां से अब जब डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे जी एम ई, मैं क्यों डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए, मैं शॉर्टकट में नहीं कर रहा इसको, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया,
ठीक है, तो यहां से बचा g डिवाइडेड बाई g डैश आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर चला गया और यहां पर क्या हो गया, आर ई का स्क्वायर बचा। अब देखें अगर तो देखिएगा g और g डैश की वैल्यू कितनी दे रखा है, g बाई 2, तो 2 कहां चला गया, ऊपर चला गया। और यहां से क्या कहा है, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर, यही तो है। जी से जी कैंसिल आउट हुआ, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या कर देंगे, √2, यही तो हो जाएगा। और यहां से हो गया आर ई प्लस एच और नीचे है आर ई, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो √2 आर ई इक्वल टू आर ई प्लस एच, यही तो हो जाएगा। तो यहां से एच इक्वल टू क्या हुआ, ये आर ई को इधर ले जाता हूं तो √2 माइनस का 1 और आर ई को बाहर निकाल लिया। अब √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है, तो -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगी 0.414 और आर ई की वैल्यू कितनी दे रखा है 6400। अब जब इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो 6 4 जा अप्रोक्सीमेट 24 होता है, तो इसके कारण से आपका आंसर कौन सा मैच करेगा, ये वाला मैच करेगा। ठीक है, आपका आंसर ये वाला मैच करेगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस हाइट पर जब मैं जाऊंगा तो ग्रेविटी जो अर्थ सरफेस पे मिली थी उसकी आधी हो जाएगी और इस हाइट पर अप्रोक्सीमेट क्या हो जाया करती थी आपकी 3200 किलोमीटर पर ग्रेविटी जीरो। मैंने कहा था एग्जैक्ट कहीं पर ग्रेविटी की वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी, सिर्फ उस फॉर्मूले से कंपैरिजन करना था, इस कारण से मैंने एक डेटा निकाल के आपको दिया था। ठीक है, तो इस कारण से आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ से सब अप्रोक्सीमेट बराबर के आंसर है तो नॉन ऑफ दीज का आंसर टिक कर दो, गलत हो जाएगा। तो आप निकालना सीखिए। ठीक है, तो जब भी अब मैं कहना क्या चाह रहा था, अब देखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो अब आपको शॉर्टकट में क्या याद रखना है, जब किसी सर्टेन हाइट पर पूछा हो अर्थ के रिस्पेक्ट में तो आप सीधे कहिएगा g डिवाइडेड बाई g डैश इक्वल टू आर ई प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई का होल स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। g डैश वो सर्टेन हाइट पर है, क्योंकि g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर हुआ करता था, इस कारण से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। काम खत्म। आप यहां से जब करने बैठेंगे आपके सारे इसके सारे आंसर आते जाएंगे। वो मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको पता चले कि आंसर कहां से आया, आपको सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से आपके बहुत सारे फॉर्मूले अपने आप से बन जाते हैं। यहां पर अगर दे रखा है मास ऑफ मून इज इतना दे रखा है, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज इतना, द रेडियस ऑफ द मून इज इतना, तो भैया यहां पर माइनस साइन रहेगा, यहां पर माइनस साइन रहेगा, फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लगा दीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जी एम मून पर जी एम एम डिवाइडेड बाई आर एम का स्क्वायर, तो मुझे क्या निकालना है, अगर बात करते हैं रेडियस ऑफ द मून, यही तो निकालना है। तो आर एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू आपको दे रखा है 6.667 इस टू 10 टू की पावर माइनस का 11 और मास दे रखा है आपका मून का 7.34 इस टू 10 टू की पावर 22 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 1.4। अब यहां से जब आर एम स्क्वायर निकल आएगा तो आर एम इक्वल टू निकालोगे और रूट लगा दोगे 6.667 इस टू 10 टू की पावर माइनस का 11 7.34 इस टू 10 टू की पावर 22 और डिवाइडेड बाई 1.4। यहां से जब वैल्यू निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आपकी आएगी इसके बराबर, क्योंकि 1.7 इस टू 10 टू की पावर 6 मीटर के आसपास आपकी क्या होती है, अर्थ की वो मून की रेडियस अप्रोक्सीमेट होती है, इस कारण से जो आंसर मैच करेगा वो अप्रोक्सीमेट यही मैच करेगा। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हो सकता है एग्जैक्ट एकदम से मैच कर रहा हो। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, कह रखा है द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज बी, व्हाट विल बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी at an altitude 7 times the radius of the earth। बस आप वैल्यू पुट अप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एल्टीट्यूड वहां पर लिया है तो अगर मैं यहां से बात करता हूं तो आपको बता देता हूं कि क्या जनरली
कह सकते हैं कि जो आपका फॉर्मूला निकल करके आएगा उस फॉर्मूले को v डायरेक्टली मैं अब यहां से करने की कोशिश करता हूं। क्या करना है, v नॉट डिवाइडेड बाई v नॉट डैश, ये करेंगे। और यहां से आप क्या करेंगे, आर ई प्लस का 7re ये कर देंगे, डिवाइडेड बाई, अगर मैं बात करूं आप आर ई करेंगे, जीएमई मैंने डायरेक्टली डिवाइड करके सब कुछ लिख दिया, क्योंकि डिवाइड करना था तो जीएमई कट जाता, कोई मतलब नहीं था, ठीक है, इस कारण से मैंने डायरेक्टली लिखा है। अब यहां से क्या हो जाएगा, 8 आर ई कट चुका होगा, आर ई से आर ई 8 बचेगा, तो 8 का अगर मैं बात करूं 2√2 आएगा, तो यहां से क्या किया आपने, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो आपका जो आंसर मैच करेगा वो बी नॉट डैश इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई 2√2 आपका मैच कर जाएगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, इस कारण से मैंने यहां पर शॉर्टकट अपना लिया। इससे पहले मैंने अर्थ की रेडियस का हाफ एल्टीट्यूड पर गया था, तो वहां पर वैल्यू √2/3 आई थी इंटू बी नॉट, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, अर्थ सरफेस पर है तब रेडियस ले रहा था, उससे अर्थ सरफेस से इतना एल्टीट्यूड, देखिएगा नियर टू द अर्थ सरफेस, व्हाट विल बी इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी एट एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड दे रखा है, मतलब अर्थ सरफेस से इतनी डिस्टेंस पर बात कर रहा है, तो अर्थ से रेडियस भी तो जोड़ूंगा ना, तो ये वैल्यू आपकी जोड़ करके ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। इसमें अगर बात करते हैं, ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 सैटेलाइट्स आर इन द पार्किंग ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, मास ऑफ वन इज 10 times that of the other, the ratio of their periods of revolution is। अब यहां से टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना है मास के रिस्पेक्ट में, तो आप लोग ये क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ट्राई करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन जरूर मैं बताऊंगा, बट मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ करके जा रहा हूं, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग खपाना है, इस कारण से बताने के लिए मैं अभी भी बता सकता हूं, बट इसलिए नहीं बता रहा ताकि आप लोगों ने तो सिंपल सा पढ़ा रखा है तो सिंपल वाले को लगाएंगे, यहाँ पर तो मास के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो मास के रिस्पेक्ट में देखिएगा कि क्या होता है, ठीक है। आई बात समझ में, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन होना चाहिए, थोड़ा सा तो निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो वही कह रखा है, 2 सैटेलाइट्स आर इन द पार्किंग ऑर्बिटिंग orbits around the earth, mass of one is 10 times that of the other, the ratio of their periods or revolution is। तो आपको निकालना है टाइम पीरियड का रेशियो, टाइम पीरियड का रेशियो आपको निकाल करके बताना होगा, ठीक है। तो निकालिएगा, फिर अगले लेक्चर में पहले यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट में मूव ऑन कर जाएंगे, नेक्स्ट चीज स्टार्ट करेंगे। अब वो मैं देखता हूं कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, मोस्ट प्रोबेबली अगर बात करें तो स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें से सॉलिड के बारे में ये स्टार्ट कर सकते हैं, तो डिसाइड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या स्टार्ट करना है।